देखिए भाई, लास्ट क्लास में हमने इम्पीचमेंट पढ़ा था, यानी कि राष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रोसेस है, उसका नाम है इम्पीचमेंट। तो वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज तीसरी क्लास है राष्ट्रपति के बारे में ही। तो यानी कि आज हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ेंगे। पीछे बोर्ड पर मैंने लिख दिया है, यानी कि पावर्स ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। भारतीय राष्ट्रपति की जो पावर्स हैं उनके बारे में आज देखेंगे। तो देखेंगे, देखो कई सेगमेंट में मैंने इसको तोड़ा है कि भाई प्रेसिडेंट की जो पावर है वो कैसे कैसे हो, देखेंगे हम। जरा देखिए आप, और जितनी भी हम पावर्स पढ़ लेंगे तो आज आपको मतलब इनसे आइडिया भी लग जाएगा कि भी कितनी पावर्स हमारे प्रेसिडेंट को हैं और कैसे मतलब ये काम करता है। देखो, राष्ट्रपति की शक्तियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, और मैं कोशिश करूँगा कि जैसे ही मैं पावर्स पढ़ा दूँगा राष्ट्रपति की, तो वैसे राष्ट्रपति की पावर भी बहुत सारी हैं, हम एक दो सेगमेंट में इनको भी तोड़कर पढ़ेंगे। तो जैसे ही मैं पावर्स पढ़ा दूँगा तो आप चिंता ना कीजिए, आपके सारे प्रश्न इससे हल हो जाएंगे, हमें ये उम्मीद है। देखो, हम कई सारी पावर पढ़ेंगे कि भी अलग अलग क्षेत्र में राष्ट्रपति की क्या पावर है, क्योंकि एक बड़ा पद है, सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, तो पावर्स भी उतनी ही ज़्यादा हैं प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट की किन किन क्षेत्रों में पावर हैं, तो एक साथ ना पढ़ के हम अलग अलग तोड़ के उनके पढ़ेंगे। देखना जरा, जैसे मान लीजिए हम देखेंगे कि पहली पावर किस के हम प्रशासन के क्षेत्र में पावर देखते हैं। देखिए, पहली पावर अगर हम प्रशासन के क्षेत्र में देखें, यानी कि जिसे बोलते हैं प्रशासनिक पावर, प्रशासनिक शक्तियाँ। ठीक है जी, प्रशासनिक शक्तियाँ अगर आपको अंग्रेजी में देखना हो तो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि प्रशासनिक पावर, प्रशासनिक क्षेत्र में क्या शक्तियाँ हैं। अब इसी प्रकार से नंबर 2 देख लेते हैं हम। नंबर 2 में है कि अगर प्रशासनिक पावर के बाद देखें तो सैन्य शक्तियाँ क्या हैं इनकी। इसी प्रकार अगर नंबर 3 देखें, सैन्य क्षेत्र का मतलब है कि सेना, जो हमारे सैन्य बल हैं उनके संबंध में राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं वो देखेंगे। नंबर 3 अगर देखें कि कूटनीतिक क्षेत्र में क्या शक्तियाँ हैं, कूटनीतिक बोलिए राजनीतिक बोलिए, कूटनीतिक शक्तियाँ क्या हैं तो वो देखेंगे। अगर नंबर 4 पर हम देखें तो कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस को लेकर प्रेसिडेंट की जो शक्तियां हैं उनको भी देख लेंगे। वैसे तो मैं जो इमरजेंसी वाले प्रोविजंस अलग से बताऊंगा, तो उनको हम बोलते हैं आपातकालीन शक्तियां। तो एक आपातकालीन शक्तियां देखेंगे। अगर एक 5 नंबर का फील्ड देखेंगे कि अगर के भाई और भी कुछ क्षेत्र हैं जिनमें शक्तियां हैं, और सबसे जो बड़ी शक्तियां हैं प्रेसिडेंट को, तो वो शक्तियां हैं विधायी शक्तियां। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि भी विधायी शक्तियां क्या हैं। ठीक है, और अगर इनके अलावा भी हम देखें तो 6 नंबर पर भी कुछ शक्तियां हम देख सकते हैं इनकी, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास इनकी वीटो पावर्स की शक्तियां हैं, या फिर जो हमारे पास वीटो पावर्स की होगी, या फिर क्षमादान की कुछ शक्तियां होगी। तो अगर कुछ शक्तियां देखेंगे तो हम न्यायिक शक्तियां देखेंगे। न्यायिक शक्तियों में ही वीटो पावर की शक्तियां आ जाती हैं। ठीक है, तो आप न्यायिक शक्तियां हम इनकी देख सकते हैं। ठीक है, और एक इनकी स्पेशल पावर होती है जो वीटो शक्ति होती है, वीटो पावर्स देखेंगे, जो वीटो की क्या शक्तियां हैं। हर शब्द का मीनिंग भी बताऊंगा, और हर शक्ति को हम एक्सपेंड करके पढ़ेंगे कि भी कौन कौन सी शक्तियाँ किस क्षेत्र में होती हैं। देखिए, सैन्य शक्तियों को मिलिट्री पावर्स बोलते हैं, कूटनीतिक शक्तियों को डिप्लोमेटिक पावर बोलते हैं, आपातकालीन शक्तियों को इमरजेंसी प्रोविजंस की जो पावर है उनको वो बोलते हैं, विधायी शक्ति को हम लेजिस्लेटिव पावर बोलते हैं, और ये जुडिशियरी पावर है, और ये वीटो पावर यानी कि निषेधाधिकार की जो शक्तियाँ हैं प्रेसिडेंट की वो। देखिए, 7 तरह के हमने क्षेत्र देखे हैं। इसी क्रम में सारी शक्तियों को बताऊंगा मैं आपको, कि भाई पहले एक एक पॉइंट करके सारे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है प्रशासनिक शक्तियाँ। इनका मतलब क्या है, कितनी शक्तियाँ होती हैं, क्या क्या राष्ट्रपति इनके तहत कर सकता है, कितना अधिकार है। तो देखिए, पहली शक्ति पढ़ते हैं हम, प्रशासन की शक्ति। राष्ट्रपति की शक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि हर परीक्षा में इससे हर बार लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है, पूरे प्रेसिडेंट से ही। तो स्टार्टिंग में तो हम प्रेसिडेंट का जनरल इंट्रोडक्शन दे चुके हैं आपको, उनके चुनाव वगैरह के बारे में हम बता चुके हैं, और उसके बाद हमने इम्पीचमेंट का लेक्चर आपको बताया।
तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बाकी की भी वीडियो आपको अगर देखनी है तो जो आने वाली वीडियो भी हैं, क्योंकि शक्ति हम पढ़ाएंगे अभी 1-2 दिन, और उसके बाद भी दूसरा प्रोसेस हमारा शुरू होगा प्राइम मिनिस्टर वगैरह या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय के अनुसार सारी वीडियो एक क्रम के अनुसार मिलती रहे, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियरिटी में वो हेल्पफुल हो। देखो प्रशासनिक शक्तियों में क्या क्या है और इनका मतलब क्या है। प्रशासनिक शक्तियों में क्या है कि अगर हम देखें कि भाई प्रशासन का मतलब है कि जितनी भी जो कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां हैं, हमारे पास सरकार के 3 भाग हैं, जिसमें एक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है। कार्यपालिका का क्या मतलब है, मैं आपको स्टार्टिंग वाली जो हमारी वीडियो थी प्रेसिडेंट के बारे में ही, तो उसमें मैं बता चुका हूँ आपको कार्यपालिका का मतलब क्या है और कौन कौन लोग आते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये लोग कार्यपालिका के ही भाग हैं। तो जो कार्यपालिका से संबंधित जितनी भी शक्तियाँ हैं प्रेसिडेंट की, तो वो आएंगी प्रशासनिक शक्ति में। यानी कि जैसे एक हमारे पास आर्टिकल है 77 का फर्स्ट, 77 क्लोज फर्स्ट हमारे पास एक आर्टिकल है। तो उसमें लिखा गया है कि भारत की जो कार्यपालिका है, भारत की कार्यपालिका के तहत जितनी भी कार्यवाही की जाएंगी वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएंगी। यानी कि इन कार्यवाही का मतलब है कि राष्ट्रपति खुद इन कार्यवाही को नहीं करता। जितने भी भारत सरकार के मंत्रालय हैं, फॉर एग्जांपल जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इनके वित्त मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, फिर सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय है, तमाम तरह के मंत्रालय हैं सरकार के, या फिर उनके अलग अलग विभाग हैं, तो उनके तहत की गई जितनी भी कार्यवाही हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती हैं। क्योंकि एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग जो है अपने अधीनस्थों के द्वारा या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। 74 का फर्स्ट एक आर्टिकल है, उसमें ये लिखा गया है कि भी राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा। तो इसका मतलब है ये कि भी राष्ट्रपति जो है खुद कार्य नहीं करेगा, जितना भी कार्यपालिका इनके प्रधान मंत्रिपरिषद होगी या उसके तमाम तरह के मंत्रालय हो गए या फिर दूसरे भी जो अधिकारी होंगे, वो जितना भी काम करेंगे वो राष्ट्रपति के नाम से ही करेंगे। तो राष्ट्रपति को ये शक्तियाँ हैं, ठीक है। और तो 77 के क्लोज फर्स्ट में ये लिखा गया है कि फिर सारी कार्यवाही जो है भारत सरकार की कार्यपालिका की जो कार्यवाही है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होंगी। तो आप ये ध्यान रखिए। तो बेसिकली वो कार्यवाही कौन करता है, तमाम जो मंत्रालय हैं हमारे या फिर विभाग हैं वो कार्यवाही करते हैं इनको। तो इसका मतलब है ये। देखिए अब हमें क्या देखना है कि बेसिकली अगर आपको कार्यपालिका के संदर्भ में राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखनी हो, मतलब जो प्रशासनिक शक्तियाँ हैं, तो आप देखेंगे कि राष्ट्रपति कुछ पदाधिकारियों की नियुक्तियाँ करता है। तो देखो नियुक्तियाँ कैसे करता है, कुछ नियुक्तियाँ करता है, इनके अपॉइंटमेंट। देखिए कुछ नियुक्तियाँ करता है, किस किस की नियुक्तियाँ करता है। देखिए अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट जो है हमारा, प्रेसिडेंट हमारे करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। उसके बाद जो मंत्रिपरिषद है हमारी, मंत्रिपरिषद का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये प्रधानमंत्री भी हम आने वाले समय में यानी कि 1-2 लेक्चर के बाद हमारा प्रधानमंत्री ही शुरू होगा, तो विस्तार से प्रधानमंत्री के बारे में तब पढ़ाएंगे। और जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे करता है वो भी तभी बताएंगे। मंत्रिपरिषद का मतलब है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के प्रधानमंत्री के अलावा प्रधानमंत्री भी मंत्रिपरिषद का ही भाग है, उसका हेड होता है। मंत्रिपरिषद का जो हेड है वो पीएम होता है, ठीक है। इसका जो मुखिया है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है, यानी कि हेड यानी कि चीफ। तो देखिए जितने भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है और खुद प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। अब देखो इनकी नियुक्ति तो करता ही है ये। जितने भी हमारे पास महान्यायवादी हैं यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, देखिए जी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी का मतलब आप समझिए, वैसे मैं इनको अलग से पढ़ाऊंगा आपको। भारत के महान्यायवादी का मतलब है कि भारत सरकार के जो सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं, यानी कि विधि सबसे बड़ा जो कानूनी जानकार जो व्यक्ति होता है भारत सरकार की तरफ से, यानी कि विधि का सर्वोच्च जानकार, यानी कि एक तरह से भारत सरकार के वकील हैं, ठीक है। भारत सरकार के जो लॉयर हैं वो महान्यायवादी कहलाते हैं। तो ये समझिए इनकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री ही करता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री किसकी नियुक्ति करता है, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, S4 सुप्रीम, C4 कोर्ट, और जो हमारे हाई कोर्ट हैं और उनके जो न्यायाधीश हैं यानी कि जजेस,
तो उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, तो आप ये समझिए। उसके अलावा किस किस की नियुक्ति ये करता है, क्योंकि प्रेसिडेंट की जो प्रशासनिक शक्तियाँ हैं वो इन्हीं के थ्रू पता लगेंगी आपको। देखिए और किस किस की नियुक्ति करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। एक हमारे पास होता है, देखिए यूपीएससी। यूपीएससी का मतलब है संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, तो ये जो कमीशन है ये एक संस्था है जिसके तहत हमारे जो प्रशासन के अधिकारी चुने जाते हैं, जिनमें आईएएस और आईपीएस वगैरह ये लोग आते हैं। देखिए यूपीएससी के जितने जो मतलब सदस्य हैं, यानी कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं और उनके सदस्य हैं, तो उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। देखिए कैग, जो कैग यानी कि कैग का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के जो अकाउंटों को ऑडिट करता है उस व्यक्ति को हम बोलते हैं कैग। ठीक है, तो कैग की नियुक्ति खुद प्रेसिडेंट करता है। तो ये देखिए, और जैसे कि हमारे पास एक फाइनेंस कमीशन है, यानी कि वित्त आयोग है, तो वित्त आयोग की नियुक्ति भी, यानी कि वित्त आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है हर 5 वर्ष के बाद। वित्त आयोग क्या करता है कि भारत सरकार के यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो टैक्सेस वगैरह के जो बंटवारे के संबंध में जो देखता है मामलों को, वो ये हमारे पास वित्त आयोग ही होता है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति भी देखिए, तमाम तरह के हमारे पास क्या हो सकते हैं, हमारे पास आयोग हैं तमाम तरह के। तो आयोग के जो अधिकारी हैं, आयोग कौन कौन से आयोग, जैसे मान लीजिए हमारे पास एससी यानी कि अनुसूचित जनजाति आयोग है, उसके पास हमारे पास एसटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति आयोग है, उनके अधिकारियों की नियुक्ति भी ये करता है। जो हमारे पास पिछड़ा वर्ग आयोग है, तो उनके अधिकारियों की नियुक्ति भी यही करते हैं। तो देखिए तमाम तरह की नियुक्तियां हैं ये लोग करते हैं। ठीक है, ये लोग का मतलब है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनकी नियुक्तियां करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री हो गया, भारत का न्यायवादी हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेज हो गए, यूपीएससी के अध्यक्ष, कैग, वित्त आयोग के सदस्य, या फिर जो एससी एसटी आयोग, तमाम तरह के इनके सदस्यों की नियुक्तियां जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो इसकी ये शक्तियाँ है, प्रशासनिक शक्तियों का मतलब है इन नियुक्तियों से। देखिए अब आप समझ रहे होंगे कि भाई बहुत ही पावरफुल पद है। ठीक है, बेसिकली हमारे यहाँ क्या है, अब मैंने आपको बताया कि 74 के क्लोज फर्स्ट में लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करेगा। प्रधानमंत्री का मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्रिपरिषद का हेड होता है प्रधानमंत्री। तो अब ये क्या है, ये जितनी भी नियुक्तियां हैं इनको छोड़कर इनमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी, तो सीजेआई की मतलब जो सहमति ली जाएगी या उनके परामर्श से की जाएगी। जितनी भी ये नियुक्तियां हैं तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती हैं। तो आप ये मत समझिए कि ये इनका विवेकाधिकार है, यानी कि राष्ट्रपति जी से चाहेंगे उसको बना देंगे, जिसको चाहेंगे उसको यूपीएससी का अध्यक्ष बना देंगे, या वित्त आयोग कोई भी बना देंगे, या जिसे चाहेंगे उसे मंत्री बना देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति जो है क्या करते हैं कि जो हमारी जो मंत्रिपरिषद है, यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं हमारे, तो उनकी सलाह पर ही कार्य करते हैं और उनकी अनुशंसा के आधार पर ही इन लोगों को चुना जाता है। तो आप ये बात समझिए। ठीक है, तो प्रशासनिक शक्तियों का मतलब है ये नियुक्तियाँ। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इन लोगों की नियुक्तियाँ कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ये ध्यान रखिए। देखिए सेकंड पावर, दूसरा पॉइंट हमने जो आपको लिखवाया था उसका मतलब था सैन्य शक्तियाँ। सैन्य शक्तियाँ का मतलब है कि मिलिट्री पावर। ठीक है जी, यानी कि मिलिट्री पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। जो हमारे पास प्रेसिडेंट की मिलिट्री पावर कौन कौन सी है ये देखिए आप। ठीक, सैन्य शक्तियों का मतलब है जो सेना के संबंध में शक्तियां हैं। ठीक, सेना के संबंध में देखिए, सेना के संबंध में कितनी शक्तियां। सबसे पहली बात तो प्रेसिडेंट जो है, हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं। हमारी सेनाओं के जो है सर्वोच्च कमांडर हैं। सर्वोच्च कमांडर का मतलब है सेनापति। आप ये बात ध्यान रखिए, द सुप्रीम कमांडर। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है भारत की सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। इसका मतलब क्या है कि वो क्या क्या कर सकता है। एक तो किसी देश के साथ युद्ध की घोषणा कर सकता है। ठीक है जी, वॉर की घोषणा कर सकता है। ठीक है, शांति स्थापित करने की घोषणा कर सकता है। शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए भी शक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई है। ठीक है, जिस प्रकार से युद्ध की घोषणा कर सकता है उसी प्रकार से शांति व्यवस्था के लिए भी कार्य कर सकता है। ठीक, तो ये वाली शक्तियाँ होती हैं कि भी सेना में ये शक्तियाँ जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये शक्तियाँ जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा। ये
इसका विवेकाधिकार नहीं है। ठीक, शक्तियाँ राष्ट्रपति की हैं, लेकिन सलाह और मशवरे के लिए वो जो है मंत्रिपरिषद की सलाह मानेगा, ये ध्यान रखिए। ठीक, तो दूसरी शक्तियाँ आपने देख ली, यही शक्तियाँ हैं इसमें और कोई नहीं। ठीक है, जब सुप्रीम कमांडर, आप यह ध्यान रखिए, ये प्रश्न जैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है, तो ये जो है 1 लाइन क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। देखिए तीसरी शक्ति क्या है, तीसरी शक्ति भी छोटी सी, आप देख लीजिए इसको, कूटनीतिक। कूटनीतिक, कूटनीतिक का मतलब है डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक पावर्स। ठीक है जी। देखिए कूटनीति का मतलब होता है कि एक तरह से एक इस प्रकार की रणनीति जब हम किसी देश के साथ, मतलब एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डिप्लोमेटिक पावर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारे प्रेसिडेंट को क्या पावर है, हमारे प्रेसिडेंट जो है, जो भारत में हमारे राजदूत हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, एम्बेसडर जो होते हैं हमारे, और जो हमारे पास जो तमाम तरह के जो कूटनीतिक अधिकारी हैं, यानी कि डिप्लोमेट्स हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं ये। तो ये शक्तियाँ इनके पास हैं। बेसिकली ये सब मंत्रिपरिषद की सलाह पर ये काम करते हैं, लेकिन जो हमारे राजदूत हैं, भारत से बाहर हमारे जितने ऑफिसर रहते हैं जो कूटनीति के कार्य को करते हैं, या फिर हमारे राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, वो भी इन्हीं के लिए मतलब वहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। तो उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। और जो दूसरे देशों के जो एम्बेसडर हैं या फिर डिप्लोमेट्स हमारे यहाँ आते हैं, उनका स्वागत भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, हमारी जो एम्बेसी खोली जाती है, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में भी हर जिन देशों से हमारे संबंध है, उन देशों की एम्बेसी है। एम्बेसी का मतलब है कि उनके अधिकारी यहाँ रहते हैं, और जैसे ही उनके देशों से हमारा कोई भी रिलेशन है, उनके संबंध में जो है उनके अधिकारी यहाँ रहकर फैसला करते हैं, और हमारे अधिकारी जो हैं वहाँ पर रहकर फैसला करते हैं, तो उनको राजदूत बोलते हैं। इनकी क्या शक्तियाँ हैं, बाद में हम कभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी प्रकार से देखिए चौथी शक्ति हम देख लेते हैं। चौथी शक्ति है हमारे पास, इसको हम यहाँ से मिटाते हैं, जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं। आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी पावर। देखिए हमारे पास जो इमरजेंसी पावर है, यानी कि आपातकालीन शक्तियाँ। देखिए आपातकालीन शक्तियों का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ, जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि पौंडीचेरी में राष्ट्रपति शासन लग गया। ठीक है, तो पौंडीचेरी में क्या हुआ कि सरकार गिर गई, राष्ट्रपति शासन लग गया। भारत सरकार ने, राष्ट्रपति ने जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थी किरण बेदी, उनको वापस बुला लिया। तो प्रेसिडेंट जो रूल होता है वो भी आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत आता है। देखिए आपातकाल का हमारे यहाँ अलग से चैप्टर है, अलग से टॉपिक है। मैं सारे आपातकाल आपको पढ़ा दूंगा, कितने आपातकाल हैं। फिलहाल मैं एक आइडिया आपको दे देता हूँ कि राष्ट्रपति की उसमें क्या शक्ति होती है। देखिए राष्ट्रपति की क्या शक्ति है आपातकाल के संबंध में। सबसे पहले तो आपातकाल की घोषणा ही राष्ट्रपति करता है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर। आप ये ध्यान रखिए। ठीक, 3 तरह के आपातकाल होते हैं। देखिए 3 तरह के आपातकाल कौन कौन से होते हैं। एक जो है आपातकाल होता है हमारे पास नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी होता है, जिसका जिक्र 352 यानी कि आर्टिकल नंबर 352 में उसका जिक्र किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है उसकी घोषणा क्या कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति करते हैं, ये अधिकार है। देखिए कब कब घोषणा करते हैं, अगर राष्ट्रपति को ये लग जाए कि भी किसी हमारे देश के अंदर क्या है कि यदि युद्ध जैसे हालात बन गए हैं, ठीक है, या वॉर की कंडीशन बन गई है, राष्ट्रपति को ऐसा लग जाए कि भी वॉर की कंडीशन बन गई है। राष्ट्रपति को ऐसा कैसे लगेगा, राष्ट्रपति बेसिकली, मैंने कहा नहीं कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर, तो हमारी जो मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो बताएगी कि भी ऐसे हालात हैं, और राष्ट्रपति को निश्चित हो गया था ऐसा है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देंगे। ठीक, दूसरा हमारे पास है कि अगर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, एक इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है और एक दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। देखिए 3 तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, या तो युद्ध जैसे हालात बन जाए, या सशस्त्र विद्रोह, या कोई बाह्य आक्रमण की स्थिति बन जाए। तो बाह्य आक्रमण, तो इन 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि तो फिर क्या करेंगे, अगर ये ऐसी स्थिति बन जाए, मंत्रिपरिषद ऐसी सलाह दे दे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इससे जो है आश्वस्त हो जाए कि भी ठीक है ऐसी स्थिति बन गई है, तो वो आर्टिकल नंबर 352 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देंगे। एक ये आपातकाल के संबंध में राष्ट्रपति का मतलब अधिकार है। दूसरा प्रोविजन हमारे यहाँ क्या है,
देखिए, एक है राष्ट्रपति शासन, प्रचलित भाषा में यही बोलते हैं इसको, जो फिलहाल जो है पौंडीचेरी में लगाया गया है। ठीक, तो इसका जिक्र किया गया है 356 में, आर्टिकल नंबर 356 में। इसका संबंध काहे से है? इसका संबंध है कि यदि राष्ट्रपति को जो है राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल क्या करे कि एक रिपोर्ट बनाकर भेजे कि भी यहाँ जो है संविधान के तहत शासन नहीं चल रहा है। इसका मतलब है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता। अगर ऐसा लग जाए, संवैधानिक तंत्र की विफलता, इसका मतलब है कि भी किसी राज्य का राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट बना के भेजेगा कि राष्ट्रपति महोदय, यहाँ पर संविधान के अनुसार शासन बिल्कुल नहीं चल रहा है, कानून व्यवस्था भंग हो गई है, आप राष्ट्रपति शासन लगाएं। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगा देगा, 356 का प्रयोग करेगा। ठीक, अब देखिए, अब क्या हो गया, अब तीसरा है एक वित्तीय आपातकाल। फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसका जिक्र 360 में किया गया है। अगर मान लीजिए वित्त का संकट हो गया हमारे यहाँ, वित्त जैसे हालात एक बार 90 के दशक में ऐसा हुआ था लेकिन लगा नहीं था। देखिए, जो वित्तीय संकट हो जाए अगर देश में, देश की स्थिति बिल्कुल ख़राब होगी पैसे की तरफ से, तो भाई फिर लग जाएगा वित्तीय संकट आ गया, तो फिर वित्तीय आपातकाल लग जाएगा। तो देखिए, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि 3 तरह के आपातकाल होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं इसको प्रचलित भाषा में, और दूसरा होता है हम एक 3rd नंबर का होता है हमारे पास, जिसका नाम है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल 352, 356, 360 में इनका जिक्र किया गया है। क्या क्या कंडीशन है ये है, इसका अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगा, चिंता ना कीजिए आप, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, जब भी कोई वीडियो इसकी आएगी, यानी कि कुछ वीडियो के बाद, क्योंकि फिलहाल तो हम इसी पे चल रहे हैं, राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये पावर है। ठीक, तीसरे नंबर की पावर थी हमारी। तो हमने 3 तरह की पावर पढ़ ली, पिछला प्रशासनिक पावर पढ़ ली, सैन्य शक्तियाँ पढ़ ली हमने, और तीसरे नंबर पर हमने पढ़ी जो हमारे पास ये यानी कि आपातकालीन शक्तियाँ हैं, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन। बेसिकली ये 4थे नंबर की शक्ति थी हमारी, ये थी हमारी 4थे नंबर की, 4थे नंबर की, यानी कि सैन्य शक्ति पढ़ी, राजनयिक शक्ति पढ़ी हमने, और उसके अलावा उसके फिर प्रशासनिक शक्ति पढ़ी, और एक ही हमने आपातकालीन की शक्तियाँ पढ़ ली। ठीक, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पावर आ जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पावर है ये विधायी शक्ति है। विधायी का मतलब है विधान, यानी कि विधि बनाने से, कानून बनाने से। तो कानून बनाने के संदर्भ में राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं? कानून कौन बनाता है? संसद। तो संसद कानून बनाती है, तो यानी कि राष्ट्रपति की संसद से रिलेटेड कौन कौन सी पावर है वे हम देखेंगे। बेसिकली हमने क्या हुआ कि आपको पढ़ा रखा, भाई सारे विधेयक पढ़ा रखे, चारों विधेयक हमने पढ़ा रखे हैं। पार्लियामेंट के बारे में हमने आपको बता दिया, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बताया, और हर जैसे ही उसके बाद हमने विधेयक पढ़ाए, और विधेयक के साथ साथ हमने क्या करा कि राष्ट्रपति की उसमें क्या शक्तियाँ हैं, तो वही शक्तियाँ तो ये हैं मेनली, और भी उसके अलावा क्या शक्तियाँ हैं या वो भी शक्तियाँ हैं, मैं उन सबको आपको बता रहा हूँ फिर दोबारा से। तो देखिए, राष्ट्रपति विधि यानी कि कानून बनाने के संदर्भ में उसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, यानी कि संसद के संदर्भ में क्या क्या शक्तियाँ हैं, कि संसद से संबंधित कौन कौन सी शक्तियाँ राष्ट्रपति को हमारे यहाँ दी गई हैं। पहली चीज़ देखिए, राष्ट्रपति को एक शक्ति तो हमारे यहाँ यह है कि वो संसद के सत्र आहूत कर सकता है। संसद का मतलब आप जब भी बात आए तो लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये ध्यान रखिए, संसद के सत्र आहूत करना। देखिए, आहूत, समनिंग ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, इसका मतलब है ये, यानी कि समनिंग कर सकता है किसी भी संसद के सत्र की। इसका मतलब क्या है, देखिए हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ संसद है, संसद का मतलब है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक, तो लोकसभा के अलग सत्र, राज्यसभा के सांसद अलग हैं, लोकसभा के सांसद अलग हैं। तो ये सांसद क्या है, ये जो सदस्य हैं ये समय समय पर जो है बैठते हैं और मीटिंग करते हैं। एक पूरा सेशन चलता है, 1 महीने का, 2 महीने का, जैसे भी मान लीजिए, तो ये सेशन चलते हैं। तो जैसे ही ये सेशन चलते हैं तो इनमें चर्चा होती है, जैसे, और अलग अलग सत्र नाम दिए गए हैं इनको, कि भाई हमारे पास 3 तरह के सत्र चलते हैं। एक तो बजट सत्र, तो इस सत्र में क्या होगा कि सदस्य बैठेंगे, बजट पास किया जाएगा, और भी कोई कानून बन सकता है। और एक हमारे पास मानसून सत्र होता है, मानसून सत्र हो गया। ठीक, और इसी प्रकार से हमारे पास होता है शीतकालीन सत्र। तो इन तीनों सत्रों में क्या होगा कि संसद के लोग जो है 3 बार आएंगे, और वो 3 बार बैठेंगे, और तीनों बार जो है कानून पास किए जाएंगे, और तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा होती है। तो ये जो सत्र है, बजट सत्र हो चाहे ये सत्र हो, तो इनको कौन बुलाता है? इनको आहूत का मतलब है बुलाना। ठीक है, तो इन सत्रों को जो है प्रेसिडेंट बुलाता है। ठीक, तो ये विधायी शक्ति के अंतर्गत आएगा। तो सत्र को आहूत कर सकता है, बुला सकता है। दूसरी बात, किसी भी सत्र को बुला सकता है, और उसके बाद क्या कर सकता है, वो सत्रावसान कर सकता है सत्र का। सत्रावसान का मतलब होता है कि भी वो सत्र को जो है खत्म करने की घोषणा कर सकता है। ऐसे बजट सत्र चला,
तो भाई उसके जैसे मान लिया यहाँ से शुरू हुआ वो, और जैसे ही उसके दिन पूरे हो जाएंगे, 1 महीने 2 महीने जितना भी चलेगा वो हम अलग से बता देंगे। तो जब सत्र समाप्त होगा तो उसकी घोषणा जो है राष्ट्रपति करेगा। ठीक, ये शक्ति होगी एक शक्ति क्या है, एक शक्ति ये हो सकती है कि वो विघटन भी कर सकता है, सत्र का विघटन भी कर सकता है किसी सदन का। देखिए विघटन करने का मतलब क्या है कि विघटन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए लोकसभा का ही विघटन कर दिया उसने, बिल्कुल लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति उसकी घोषणा करता है। तो जब वो विघटन करता है, विघटन का मतलब है मतलब सारा ही सदन खत्म हो गया। सदन खत्म जैसे ही हुआ तो फिर उसके बाद चुनाव होंगे। ठीक है, तो विघटन का मतलब ये है। तो ये राष्ट्रपति को शक्तियाँ हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए ये सब जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही हमारे राष्ट्रपति करते हैं, उसके अलावा नहीं। ठीक, अब देखो हमारे यहाँ क्या करते हैं कि सत्र को संबोधित भी करते हैं राष्ट्रपति। सत्र का मतलब क्या होता है कि संयुक्त सत्र होता है, ये संयुक्त सदस्यों की बैठक होती है। संयुक्त सत्र का मतलब ये, इसका मतलब आप समझिए, मैं समझाता हूँ आपको। इसका मतलब है कि जैसे ही अगर मान लीजिए चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, तो जैसे ही लोकसभा का चुनाव होगा तो उसके बाद जो पहली बैठक होगी संसद की, तो उसमें संसद की पहली बैठक में हमारे राष्ट्रपति क्या करेंगे कि दोनों सदनों के सदस्यों को एक साथ बुलाएंगे और उनको जो है संबोधित करेंगे। ठीक, ऐसे ही अगर मान लीजिए 2019 में चुनाव हुआ, तो 2019 के बाद जो पहली बैठक हुई चुनाव के बाद, लोकसभा गठन के बाद, तो उसके जो पहली बैठक थी उसको राष्ट्रपति ने संबोधित किया, यानी कि संसद के दोनों सदस्यों की बैठक को। ऐसे ही मान लीजिए 2020 आया, तो 2020 में जो पहली बैठक होगी संसद की, ठीक है, तो उसको भी हमारे राष्ट्रपति संबोधित करेंगे, ये नियम है। ठीक है, पहले 7 साल की पहली बैठक हो या लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक हो, उसको संबोधित करते हैं हमारे राष्ट्रपति, इसका मतलब है ये। ठीक, और एक शक्ति आपको पता ही है, एक शक्ति क्या है कि राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। देखिए संयुक्त बैठक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं पिछले जो हमने लेक्चर लिए थे विधेयक से संबंधित, इसका प्रावधान 108 में है। ठीक है, इनको राष्ट्रपति बुला सकते हैं। ठीक, और इनको राष्ट्रपति बुला सकते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। मैं आपको संयुक्त बैठक के बारे में बता चुका हूं, लेकिन एक बार और सुन लीजिए। संयुक्त बैठक का मतलब है कि किसी विधेयक को लेकर, किसी कानून के बनने की प्रक्रिया को लेकर दोनों सदनों में अगर गतिरोध हो जाए, यानी कि दोनों सदनों में एक तरह से झगड़ा हो जाए, वो आपस में ठन जाए उनमें कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, एक दूसरे की शर्तों को ना माने, तो फिर क्या होता है कि फिर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा। संयुक्त बैठक का मतलब है कि दोनों सदनों के सदस्यों को एक साथ बुलाया जाएगा, और उस बैठक को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन उस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं, जैसे कि हमने आपको बता दिया था। साधारण विधेयक में भी ये शक्ति है। तो लोग यानी कि संयुक्त बैठक का मतलब ये है, राष्ट्रपति ही संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, तो इसलिए राष्ट्रपति को शक्ति है। ठीक, एक ये शक्ति होगी। और भी देख लेते हैं इसके संदर्भ में शक्ति, इसको मैं रफ कर देता हूँ पहले। विधायी शक्तियाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, तो विधायी शक्तियाँ में एक अगला पॉइंट ये है कि राष्ट्रपति को एक शक्ति क्या है, धन विधेयक के बारे में तो हमने आपको बताया ही था। धन विधेयक का जिक्र किस में किया गया है? देखिए भाई, धन विधेयक के हमारी अलग से वीडियो है धन विधेयक पर, तो आप देख लीजिए हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, हमारे चैनल पर 110 में धन विधेयक का जिक्र किया गया है। मैंने पूरा मतलब एक एक्सप्लेन करके इसको पढ़ाया था, और धन विधेयक वित्तीय विधेयक की एक मतलब कंपैरिजन करके भी बताया था आपको। तो इस धन विधेयक को जो है राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति। और धन विधेयक का मतलब है कि ये सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है, और वो भी राष्ट्रपति की अनुमति से। तो राष्ट्रपति को एक शक्ति तो ये होगी। देखिए राष्ट्रपति को एक विधायी शक्ति के संदर्भ में एक शक्ति और है कि राष्ट्रपति क्या है, हमारे यहाँ राज्यसभा है और हमारे यहाँ क्या है, लोकसभा। देखिए हमने आपको बताया था कि हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, राष्ट्रपति है, तो वो 12 सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, नहीं भाई, मैंने आपको बताया था राज्यसभा में 12 सदस्य हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो मनोनीत कर सकते हैं। बाकी जो 233 सदस्य हैं वो हमारे पास, यानी कि टोटल तो 245 होते हैं राज्यसभा में, और जैसे ही 12 को मनोनीत करेंगे राष्ट्रपति, और बाकी 233 जो है वो इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित होकर आते हैं। तो ये देखो, ये कौन से सदस्य होते हैं? राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो 12 सदस्यों को मनोनीत करे। वो कौन कौन से सदस्य हो सकते हैं? वो 4 क्षेत्रों से मैंने आपको बताया था, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र से हों, या वो कोई भी व्यक्ति कला के क्षेत्र से हो सकता है, या साहित्य के क्षेत्र से हो सकता है, या वो समाज सेवा के क्षेत्र से हो सकता है।
देखिए बहुत लोग इसमें चुने गए हैं। आप देखिए सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, एक रेखा नाम की अभिनेत्री हैं वो भी राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं। तो वो इसी के आधार पर चले गए, यानी कि विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से। तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो ये भी शक्ति एक राष्ट्रपति को हो गई, ठीक है, विधायी शक्ति है राष्ट्रपति की ये। और मैंने आपको बताया कि राज्यसभा में 2 एंग्लो इंडियन, देखिए राज्यसभा में 2 एंग्लो इंडियन को भी चुना जा सकता है, ठीक है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा मतलब मनोनीत किए जाएंगे। तो 2 इसमें किए जा सकते हैं और 12 इसमें। देखिए ये जो 2 एंग्लो इंडियन है ये क्या होते हैं, कैसे चुनते हैं इनको, तो भाई इसके बारे में जो है मैंने अपनी लोकसभा की वीडियो में आपको मतलब बता रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं आराम से, ठीक है। एक ये शक्ति भी होगी, और भी 1-2 शक्ति चलो राष्ट्रपति की देख लेते हैं इस संदर्भ में। बेसिकली होता क्या है कि अब इसमें क्या है कि ये जो है विधायी शक्तियाँ सबसे ज़्यादा हैं और सबसे इम्पोर्टेंट भी हैं, क्वेश्चन भी कहीं से भी पूछा जा सकता है, सारी शक्तियाँ आपको बताई देंगे एक एक करके। देखिए और बहुत सारी शक्तियाँ हैं। अब क्या होता है कि राष्ट्रपति हमारे से यहाँ क्या कर सकता है कि रिपोर्ट पेश कराता संसद में, रिपोर्ट्स। राष्ट्रपति को एक अधिकार यह है कि राष्ट्रपति समय समय पर या फिर 1 वर्ष में रिपोर्ट पेश कराएगा, बहुत सारे जो हमारे पास निकाय बने हुए हैं उनकी रिपोर्ट पेश कराएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है कि यूपीएससी है, तो यूपीएससी की जो सालाना रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट संसद में पेश कराएगा और उस पर चर्चा होगी, ठीक। तो यूपीएससी की रिपोर्ट पेश कराएगा। और हमारे पास वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जो बजट के संदर्भ में पेश किया जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो संसद में बेसिकली ये रिपोर्ट पेश की जाती है। जैसे मान लीजिए एससी अनुसूचित जाति आयोग है, ये वाला कमीशन है, यानी कि अनुसूचित जनजाति आयोग है या पिछड़ा वर्ग का कमीशन है, तो उनकी जो सालाना रिपोर्ट्स हैं तो वो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है वो कि उनको संसद के पट उस पर जो हमारे पास पटल है उस पर रखवाए, संसद के पटल पर यानी कि संसद के सामने रखवाए। उसका मतलब है कि संसद के सदस्य उस पर चर्चा करेंगे और एक तरह से देखा जाएगा कि जो अनुसूचित जाति आयोग है उसके तहत जो है रिपोर्ट किस तरह की है, पिछले साल का क्या ब्यौरा रहा और जो इस क्षेत्र में क्या क्या काम किए गए या फिर क्या स्थिति अनुसूचित जाति की इस समय है, तो इस तरह की रिपोर्ट। एक कैग की रिपोर्ट है कि भी कैग की रिपोर्ट रखवाएगा। कैग का मैंने बताया था आपको, जो हमारे पास ऑडिटर होते हैं हमारे जो भारत सरकार के अकाउंट के, तो उसकी रिपोर्ट रखवाएगा कि सरकार की वित्तीय स्थिति क्या है, कोई घोटाला किस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं रही। तो इस तरह की रिपोर्ट रखवाने का अधिकार भी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शक्तियाँ हैं, आप इनको ध्यान रखिए। तो विधायी शक्तियों में इतनी है, इतना ही सब कुछ है। तो हम आपको जो है 5 शक्तियाँ बता चुके हैं और टोटल हमारे 7 क्षेत्र हैं, तो 5 क्षेत्र की शक्तियाँ हमने आपको बता दी। देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति दी गई है हमारे यहाँ राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की। अध्यादेश का मतलब है ऑर्डिनेंस। तो देखिए राष्ट्रपति की सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति है अध्यादेश। ये अध्यादेश क्या है, कैसे जारी किया जाता है, कौन जारी करता है, ये तो पता लग गया कि राष्ट्रपति ही जारी कर सकते हैं। और ये अध्यादेश कैसे काम करता है, कानून से कैसे अलग है, इसके बारे में आपको सूचना मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्दी उपस्थित होंगे ऑर्डिनेंस के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो भी समय के अनुसार मिलती रहे। हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि कंसेप्ट क्लियरिटी में हम आपकी हेल्प करें। ठीक है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।